नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की सभी बड़ी खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे अलग अलग कमोडिटी पे बात करने के लिए। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं। इनसे हम ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का आउटलुक और ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। लेकिन इसके अलावा रुचि शुक्ला होंगी हमारे साथ, एनर्जी हेड है MCX के। साथ ही हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान आगे रहने वाले हैं। विवेक अग्रवाल है, MD है BSA यानी भारत सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर फाउंडेशन के MD हैं। उनसे बातचीत हम करेंगे पल्सेस को लेकर कि दालों में किस तरह की तेज़ी आगे आने वाली है। तुअर और चने पर ख़ास तौर पर उनसे हम चर्चा करेंगे। और एक और मेहमान आगे हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ेंगे, वो हैं संदीप भान, CEO हैं साइम डार्बी ऑयल्स ट्रेडिंग कंपनी से। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड को लेकर एक डेटा भी आ रहा है, वो है ज्वेलरी एक्सपोर्ट का डेटा है। गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 62% की ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 का जो ये आंकड़ा है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट का, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले यानी FY23 के मुकाबले करीब करीब 62% से भी बढ़ा है। वहीं जो एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो UAE और बहरीन का यहाँ पर 85% हिस्सेदारी है। UAE की मार्केट में 107% की एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखी है, क्योंकि हमारा UAE के साथ भारत का CEPA जो कॉपरेशन करार है ट्रेड के लिए, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे भी वहाँ पर भी एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट के मामले में अच्छी ग्रोथ है। दूसरी तरफ गोल्ड की डिमांड भले ही कम हो रही हो घरेलू बाजार में, लेकिन एक्सपोर्ट के फ्रंट पे जो ये डेटा FY24 के हैं वो बेहतर अच्छे संकेत है। केडिया जी, अब भाव की बातचीत कर लेते हैं। आज हम इंट्राडे के लिए नहीं, थोड़ा पोजिशनल नजरिया जानना चाह रहे हैं। गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है, अगला हफ्ता गोल्ड के लिए आपको कैसा दिख रहा है, किस तरह का रहने वाला है? नमस्कार विष्णु जी। अगर नमस्कार। हम बात करें गोल्ड की, तो देखिए सबसे पहले जो पिछले 50 दिनों में जो मोमेंटम था वो काफी एडवर्ब था, क्योंकि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो ये काफी कंसर्निंग हो जाता है, तो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहला चीज मुझे लगता है, अनलेस एंड अनटिल वॉर में अगर कोई एस्केलेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि ईरान और इजराइल ने क्लियर कट कह दिया है कि हम इसको और आगे कैरी नहीं करेंगे। तो लगभग आज 5 दिन ऐसे हो चुके हैं जहां पे हमने कोई वॉर लाइक सिचुएशन में कोई एस्केलेशन नहीं देखा है। तो जो हमने अभी तक 2440 इंटरनेशनल में जो हाई लगाते हुए देखा है, उसके ऊपर टाइमिंग तो मुझे गोल्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे में भी हमने देखा है कि 2290 2300 का जो सपोर्ट है वो 2-3 बार छुआ है। तो अनलेस अनटिल 2300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट एक दायरे में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2290 से लेकर 2360 के बीच में एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। वही डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा ऊंचे भाव के चलते डिमांड में थोड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है। अक्षय तृतीया है, उससे पहले अगर भाव में करेक्शन आता है तो ये एक बेहतरीन मौका बन जाएगा। तो मुझे लगता है 70,000 से लेकर 71,800 का एक ब्रॉडर रेंज है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 71,800 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 72,500 का। एक बार मुझे करेक्शन लग रहा है कि 70,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रीच होता है तो मे बी हम नीचे और देखेंगे, बट 70,000 से लेकर 71,800 का एक ब्रॉडर रेंज है जहां पे मुझे गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अगले हफ्ते के लिए। चलिए, कुछ दर्शक है जो गोल्ड पर सवाल भी जानना चाह रहे हैं। संजय मीना इनका नाम है, केडिया जी। गोल्ड इन्होंने खरीदा है 73,000 रुपए पे, काफी ऊपर के लेवल पे इन्होंने खरीद लिया। अब इनको क्या करना चाहिए, केडिया जी क्या सलाह देंगे? देखिए उन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कि सोने में जिस ढंग से वॉल्टिलिटी है, या तो आप ट्रेड कीजिए नहीं, और अगर करना भी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या ऑप्शन में कीजिए। ऑलरेडी इनकी पोजीशन बनी हुई है। आज शाम को जीडीपी के नंबर्स आने हैं और कल पीसीई के नंबर आने हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जिस ढंग से 70-70,500 का लेवल ब्रीच नहीं कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम 71,500 550 का आज कल के अंदर एक बाउंस देखें। वहां पे इनको एक बार निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर वॉर की वजह से तेजी आई थी। एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट जो जून में कटौती करने वाले थे वो अब मुझे लगता है शिफ्ट हो जाएगा सितंबर, जिसकी वजह से दबाव रहेगा। तो बेटर है कि 71,500 800 का बाउंस मिलता है, वहां पे इनको एक बार लॉस बुक करके, अगर ये डे ट्रेडर है तो इनको लॉस बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आप एक पुट खरीद लीजिए ऑप्शन के अंदर, सो डेट इनकेस अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती भी है तो आप इस गिरावट से इंसुलेटेड रहोगे। और सवाल केडिया जी गोल्ड पर ही है, नाम है उनका ओम प्रकाश, हैं जयपुर से। गोल्ड 75,000 रुपए पे एक लॉट उन्होंने शॉर्ट किया है, अब क्या करना चाहिए इनको?
किरिया जी 75,000, सॉरी 75,000 मैंने कह दिया, 70,500 पे शॉर्ट किया है। 75,000 तो गया भी नहीं था, 73,958 का तो रिकॉर्ड है। 70,500 पे शॉर्ट किया है। क्या ये सही रणनीति है, क्या आपको लग रहा है? अब देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक वॉर की सिचुएशन नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने अभी कहा कि एक थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ 70,000 का मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। एक बार ये टूटता है तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट का जो डिलेमेंट होगा वो प्राइजेस को एक बार 68 तक ले जाएगा। बट अभी आज की डेट में बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की जो जीडीपी के नंबर्स है ये थोड़ी क्लैरिटी है। बट टाइमिंग ये बने रह सकते हैं, जब हायर साइड पे जब तक 72, 200, 300 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 70 तक का लेवल वापस देख पाएंगे। अगले दर्शक हमारे साथ है दिशांत चौधरी हैं, क्रूड ऑयल पर पूछना चाह रहे हैं केडिया जी की क्या करना चाहिए, क्रूड में क्या करें केडिया जी? केडिया जी आपसे सवाल था कि क्रूड ऑयल में दिशांत को क्या करना चाहिए। मैं सवाल नहीं सुन पाया। क्रूड ऑयल सर, में क्रूड ऑयल में ये ट्रेड करना चाह रहे हैं, किस साइड की पोजीशन बनाएं, क्या सलाह है क्रूड ऑयल में इनके लिए, दिशांत जी के लिए? विष्णु जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी वॉर प्रीमियम जैसे ही निकला, हमने देखा $90 से प्राइजेस टूटकर ब्रेंट करीबन 86-50 तक आ गया था। डोमेस्टिक मार्केट में 70-50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगर वॉर फ्रंट पे कुछ नया अपडेट नहीं आता है तो 7,000-7,050 के करीब कच्चे तेल में बिकवाली करनी चाहिए। 7100 का स्टॉप लॉस लगाइए। 6600 से 6650 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। लेकिन एक और मेहमान है हमारे साथ, क्योंकि क्रूड का अभी हाल ही में मिनी कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, क्रूड ऑयल मिनी का, और साथ ही नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस की भी शुरुआत हो चुकी है एमसीएक्स पर। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुचि शुक्ला हैं, जो एनर्जी की हेड है एमसीएक्स से। शुक्रिया रुचि जी, आपने वक्त निकाला। बताइए, ये किस तरह का रिस्पॉन्स, शुरुआती रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है यहाँ पर क्रूड मिनी ऑप्शंस में और नेचुरल गैस मिनी के ऑप्शंस में? रुचि जी, आपसे मेरा सवाल था कि किस तरह का रिस्पॉन्स, पार्टिसिपेशन किस तरह का देखने को मिल रहा है अभी? विश्व मोहन जी, जब से हमने क्रूड मिनी 2 दिन हुए हैं अभी, तो क्रूड मिनी 23 अप्रैल को हमने लॉन्च किया है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मिनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केट इसको पकड़ रही है। पहले दिन हमारा क्रूड मिनी में हमारे लगभग 220 लॉट्स हुए हैं क्रूड में, और एनजी में हमारे पहले दिन ही 260 लॉट हुए थे। एक्चुअली क्रूड मिनी में हमने जून और जुलाई की एक्सपायरीज लॉन्च की हैं, तो वो सेकेंड मंथ बन जाता है। और नेचुरल गैस में हमने मई और जून, इसलिए थोड़ा ट्रैक्शन जो है वो मई एक्सपायरी एंड नेचुरल गैस में ज्यादा दिख रहा है। तरह की पार्टिसिपेशन की उम्मीद आप लोग कर रही हैं? आगे आगे क्या प्लान्स है, और आपको लग रहा है कि एफआईआईज की भी भागीदारी इसमें होगी, क्योंकि कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों? विष्णु जी, आपका आवाज जरा टूट आ रहा है। नहीं, मेरा कहना था कि आप लोगों के प्लान आगे क्या है, और एफआईआईज की भी भागीदारी इसमें आप लोग उम्मीद कर रही होंगी, क्योंकि कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है ये। रुचि जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं विष्णु जी, आवाज नहीं आ रही है। ओके केरिया जी, किस तरह के पार्टिसिपेशन की उम्मीद है, और जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, उनका रिस्पांस कैसा है इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्रूड मिनी ऑप्शंस के लिए और नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस के लिए? देखिए विष्णु जी, बहुत ही अच्छा स्टेप है रेगुलेटर ने और एक्सचेंज ने इस चीज को समझा, क्योंकि मार्केट में जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ रही थी, तो ये एक रिक्वायरमेंट था। क्योंकि जो छोटे जो निवेशक है उनको मार्केट में जब एंट्री करना है, तो ऐसे टाइम पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छे रहेंगे, और खास करके ऑप्शन में भी पार्टिसिपेशन है। तो मुझे लगता है कि जो ऑफरिंग के तौर पे अगर हम देखें तो एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे टाइम पे जो छोटे है उनके लिए एक प्रीमियम अगर हम देखें तो काफी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो आई थिंक वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जिस ढंग से हमने पिछले 6 महीने में एनर्जी मार्केट के अंदर जो मोमेंटम देखा है, उसका एक सपोर्ट इसी काउंटर पे मिलता हुआ दिखाई देगा। रुचि जी, अब आपसे मेरा सवाल था एफआईआईज की भागीदारी को लेकर, किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद एफआईआईज की तरफ से कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स में?
सर ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एफआईआईज के साथ भागीदारी रहेगी आगे चलते, एक बार लिक्विडिटी आ जाए इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। बट ये जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मार्केट की डिमांड, रिटेल क्लाइंट और हमारी जो छोटी कंपनीज हैं उनके मद्देनजर रखते हुए ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर क्रूड में देखें तो 100 बैरल का जो हमारा मेजर क्रूड ऑयल का ऑप्शंस है वो ये 10 बैरल के हैं, तो 110 हो जाता है। और अगर हम नेचुरल गैस में देखें तो 1/5 हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके चलते इसमें हम रिटेल क्लाइंट और छोटी कंपनीज की भागीदारी ज्यादा देखेंगे आते। एंड एक बार लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी तो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इसमें ट्रेड करेंगे। ओके मैम, आगे और क्या प्लान्स है आप लोगों के एनर्जी मार्केट में? और भी कुछ प्रोडक्ट लाने के प्लान्स हैं क्या आपके? सर देखिए, हमारा एक एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म है। हम और स्टडी या हम फिजिबिलिटी स्टडीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, नए नए प्रोडक्ट्स का चलता रहता है। मार्केट से भी हम अपना एंगेज करते रहते हैं उनसे, उसके मुताबिक जो मार्केट का फीडबैक रहता है उसके और मद्देनजर रखते हुए कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ज्यादा, कौन सी कमोडिटी या कौन से वेरिएंट्स उनको ज्यादा सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सचेंज रेगुलेटर से अप्रूवल लेती है और उसको देखते हुए हम, और वैसे भी हमारा फिजिबिलिटी तो रेगुलर हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे चलता ही रहता है। तो आगे चलते भी एक्सचेंज जैसे अभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए, आगे चलते भी हम नई कमोडिटीज और नए मल्टीपल वेरिएंट्स लाएंगे मार्केट में, जैसे जैसे हमें अप्रूवल्स और वो मिलेंगे। क्या रुचि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल फटाफट से ले लेता हूं। प्रमोद है पुणे से, नेचुरल गैस पे इन्होंने सवाल भेजा है। केरिया जी 155 के स्ट्राइक की पी इन्होंने बाई कर रखी है, अब पूछ रहे हैं क्या रोल ओवर करना चाहिए, क्या किस प्राइस पे? केरिया जी 155 का पुट लिया है, इनका व्यू मंदी का है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन्वेंट्री लेवल आज भी अगर हम देखें 39% बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इसके लिए बार बार में प्राइजेस में तेजी आती है बट सस्टेन नहीं कर पाती है। पर ध्यान रखिए 28 अप्रैल तक की अगर बात करें तो वेदर में चेंजेस है, जिसकी वजह से हमने 2 दिन पहले तेजी देखी थी बट कल गिरावट है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा वीकनेस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी कल के सेशन में बड़ा फॉल था। तो इनको अगर प्रॉफिट या कॉस्ट तक भी आता है तो बेटर निकल जाना चाहिए। एक बाउंस हम देख पा रहे हैं नेचुरल गैस के अंदर बिकॉज ऑफ वेदर चेंजेस, जिसकी वजह से प्राइसेस 170 से 175 तक का लेवल दिखा सकता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, लेकिन एक और खबर है एडिबल ऑयल को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप भान हैं, सीईओ हैं साइम डार्बी ऑयल्स ट्रेडिंग से। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, खाने के तेल की बातचीत कर लेते हैं। 2 महीने के निचले स्तर पर पाम तेल आ चुका है। पिछली बार आपसे जब बात कर रहे थे तो लगातार इसमें तेजी का ट्रेंड था, आपने भी कहा था कि भाव और ऊपर जा सकते हैं। क्या लग रहा है अब किस तरह के माहौल बन रहे हैं पाम को लेकर? पाम में तो थोड़ी बहुत पिछले एक डेढ़ हफ्ते से बड़ी जबरदस्त सेल ऑफ हो गई, जब आपने पीक से करीब 400-500 रिंगेट फ्यूचर्स मार्केट में टूट चुका है। इट वाज मेनली बिकॉज फंड्स वेर एग्जिटिंग द फ्यूचर्स मार्केट, और उसके बाद थोड़ी सी फिजिकल में भी सेलिंग आ गई थी बहुत। जो आज लोवेस्ट भाव में ट्रेड हुआ है वो समवेयर अराउंड $930-940। इस लेवल के आसपास अब थोड़ा सा टिकना चाहिए क्योंकि इट्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड। और बाकी कंपेयर में जो उनके बाकी के खाने के तेल हैं वहां पर क्या हाल है सर? सोयाबीन वगैरह के वहां पर भी गिरावट दिख रही है, और मार्च में जो चीन का इंपोर्ट था यूएस से वो भी काफी तेजी से कम हुआ है। अब ब्राजील भी सप्लाई काफी ज्यादा है, क्या वहां पर भी गिरावट आपको और दिख रही है? और यही वजह पाम पर भी हावी थी, जो बाकी खाने के तेल के दाम गिर रहे हैं इसलिए पाम पर भी दबाव बना है? देखिए, पाम वाज द वन जिसने सब बाकी ऑयल्स को भी सपोर्ट करके उनको भी ऊपर ले लिया था। पर जब ऊपर इस हद तक पहुंच गया कि जब पाम ने $50 का प्रीमियम बना लिया था सोयाबीन ऑयल के सामने, और $75 से $80 का प्रीमियम बनाया था सनफ्लावर ऑयल के सामने, उस समय पाम की डिमांड बड़ी कम हो गई थी ग्लोबल मार्केट्स में, बिकॉज पीपल स्विच टू सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। अब ये चलते जैसे पाम जैसे जैसे गिरता गया वैसे ही सॉफ्ट ऑयल्स भी गिरता गया। ये प्रीमियम जो पाम ने बनाया था वो वर्चुअली अब डिसअपीयर हो गया। आज की तारीख में सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल इज एट द सेम प्राइस जो पहले $50-60 का प्रीमियम रखा था। सर, आगे का आउटलुक क्या है? यहां से अगर 2-3 महीने देखें तो खाने के तेल के दाम कहां आपको ज्यादा तेजी दिख रही है, कहां मंदी या स्थिर रहने वाले भाव? जी, ये प्राइसेस में जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी पिछले 1-2 हफ्ते में थी वो खत्म हो गई। पाम एक फेयर वैल्यू पे आ गया, अब जहां पे इसको अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ जाना चाहिए। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और खाने के तेल पर आपने अपनी राय रखी।
चलिए एक और मेहमान है आज हमारे साथ, बीएसए फाउंडेशन के एमडी हैं विवेक अग्रवाल, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर फाउंडेशन के एमडी हैं। खाने दलहन की बातचीत उनके साथ कर लेते हैं। दलहन की कीमतें अगर आप देखें तो पिछले एक साल में 74 रुपये का चना दाल रिटेल भाव अब 84 रुपये हो गया। कंज्यूमर मिनिस्ट्री के रिटेल की वेबसाइट से मैं औसत रिटेल भाव उठाया हूँ। तुअर के दाम जो पिछले एक साल पहले 117 थे वो अब बढ़कर 152 रुपये प्रति किलो हो चुके हैं। उड़द के 109 से बढ़कर 125 रुपये और मूंग 108 से बढ़कर 118। मसूरी एक ऐसा दाल है जो पिछले साल जो भाव था 93 रुपये, वही भाव आज भी है। विवेक जी, चने की अब बातचीत कर लेते हैं। चने की खरीदारी जोरों पर है, भाव जो खरीदारी के नंबर आ रहे हो तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। पिछले हफ्ते आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि सरकार के पास वफर कम है, लेकिन अब जिस हिसाब से खरीदारी हो रही है और दाम भी ज़्यादा है, लोग एमएसपी के ऊपर क्या उनको भाव मिल रहा है, कुछ बोनस मिल रहा है या मार्केट भाव पर खरीदारी हो रही है, इस वजह से इतनी खरीदारी हो रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, पिछले बार भी अपन ने बात की थी और वही बात मैंने आपको बोली थी कि इस साल चने की क्रॉप कमजोर है। सरकार ने जो अनुमान लगाया था उससे जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, जो मार्केट फिगर एज्यूम कर रही है वो काफी कम है। इसके कारण चने में बाजार लगातार बढ़े हुए हैं और मार्केट में जो ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेड करते हैं और जो फ्यूचर देखते हैं, उनके हिसाब से मार्केट यहाँ से और बढ़ेगा। तो मैं उस मैनिपुलेटिंग फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल ग्राउंड पे भी ये खबर है निश्चित रूप से कि क्रॉप कमजोर है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखने लगा है। जैसा कि सरकार ने चने की कमजोरी को भांपते हुए येलो पीस का इंपोर्ट खोला था और जब से उन्होंने इंपोर्ट खोला है और अभी तक 15 से 17 लाख टन येलो पीस मार्केट में आ चुका है। लेकिन विश्वमोहन जी, अगर आप देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल नहीं घटे हैं और वो 42-43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक्चुअल में शॉर्टेज थी और येलो पीस की इतनी बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट के बाद भी चने में कोई नरमी नहीं आई। तो आप ये मान के चलिए कि ये 2 महीना जो मई और जून है, यहाँ पे दालों की खपत कम होती है क्योंकि गर्मी की अधिकता बहुत रहती है। जैसे ही त्योहारी सीजन स्टार्ट होंगे, दालों की खपत बहुत तेजी से बढ़ेगी और मुझे लगता है कि वो एक समय बाजार देखने की स्थिति होगी। चने में और तेजी आ सकती है और सरकार उस पे ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से और बाकी कंट्री से जहां से भी वो इंपोर्ट कर सके उसकी अवसर को तलाशेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। और क्योंकि उस समय तंजानिया से भी क्रॉप आती है, तो हमारे पास 3-4 सोर्स रहेंगे जहां से एक क्रॉप आएंगी। इन बिटवीन अगर क्रॉप थोड़ी ठीक आती है तो बाजार स्टेबल होंगे, जिसकी चांसेस काफी कम लगते हैं। सर, अब तुअर पर बार बार मैं सवाल आपसे पूछता हूं, इस बार भी वही पूछूंगे, तुअर के दाम कम होने की उम्मीद है क्या? क्योंकि पिछला 2 साल तो काफी खराब रहा है। इस बार मॉनसून अगर साथ देगा, जैसी उम्मीद है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, तो भी क्या दाम कम होंगे या इसी आसपास में रहेंगे? क्योंकि पिछले 2 साल की डेफिसिट भी तो भरपाई करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, डेफिशिएट भरपाई करनी है। पर अभी क्या हो गया है कि तुअर की प्राइस काफी बढ़ चुकी है, तो यहाँ से और ऊपर बढ़ने की संभावना कम है। और जैसा कि हमने पिछले कई सालों में देखा है, जब दालों की प्राइस एक निश्चित प्राइस के ऊपर जाती है तो वो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है दूसरी दालों पे। और आज की डेट में मसूर एक अच्छी दाल है जो आज भी एमएसपी के आसपास है और उसकी अवेलेबिलिटी काफी अच्छी बनी हुई है। तो तुअर वाले जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, या तो वो मसूर में शिफ्ट होंगे या फिर ये येलो पीस की दाल बनती है, पीली मटर की दाल बनती है, उसमें भी काफी शिफ्ट होंगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ से तुअर की बढ़ने की संभावना कम है क्योंकि खपत कम हो जाएगी और उसके बाद व्यापारी भी उस पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है क्योंकि सरकार जरूर उस पर कोई ना कोई कदम उठाती है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप हाई पोजीशन पे है। यहाँ से 5-10% अगर बढ़ जाए तो वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी प्राइसें, उसके बाद प्राइस घटेंगी। हाँ, ये देखने लायक बात होगी कि मानसून कैसा रहता है, कैसी कैसी क्रॉप आएगी। अगर क्रॉप अच्छी आई तो डेफिनेटली प्राइस कम होंगे। शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त निकाला और दलहन पर आपने अपनी राय रख दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल रह जाएंगे, इसलिए सवाल भी लेना जरूरी है। नरेश है राजस्थान से, किसान है, ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में काफ़ी जीरे की फसल होती है, अब ये इनके पास फसल इन्होंने रोक रखा है। इनका सवाल क्या है, क्या जीरे के दाम
किस महीने में ज्यादा बढ़ सकते हैं? केडिया जी क्या कहेंगे, नरेश जी को क्या सलाह देंगे? कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद है? कब तक होल्ड करना चाहिए तो इनको भाव अच्छा मिल सकता है? देखिए, पहला ये कि इस बार की जो क्रॉप साइज है काफी बड़ी है, जिसकी वजह से सप्लाई काफी अच्छी रहेगी। साथ में हमने पाइपलाइन एम्प्टी देखी है, तो प्राइजेस में जंप आएगा, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि जो हमने पिछले सालों में देखा है कि बहुत ही बड़ी तेजी आई है। मुझे लगता है प्राइजेस 21-22 के नीचे नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे, ऊपर में स्लोली एंड स्टडीली जाएंगे। अगर हम मई तक की बात करें तो मुझे लगता है कि 26 से 27,000 तक का लेवल हम जीरा देख पाएंगे। एक लो लेवल पे बाइंग और स्टॉकिंग की डिमांड बढ़ी है, तो मई एंड तक अगर हम देखें तो मुझे लगता है 26-27 तक का लेवल मिलेगा। बट किसान है तो ज्यादा बड़ा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है इस बार, इसलिए प्राइजेस जो पहले हमने 65,000 50,000 ऐसे देखे थे वो अभी नहीं आते हुए दिखाई देंगे। तो मई तक हम 26,000 तक का लेवल देख पाएंगे एंड तक। अगले दर्शक है सुमित अग्रवाल है, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए सवाल पूछ रहे हैं। मेंथा ऑयल में क्या करे केडिया जी? मेंथा ऑयल में वॉल्यूम काफी कम है इस बार, स्विंग में भी कमी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है सिंथेटिक मेंथा का, जिसका इंपोर्ट अभी भी जारी है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई है, समर में भी डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से एकाएक पिछले दिनों में हमने 30 रुपए की तेजी देखी है। आने वाले अगर महीने 1.5 महीने की बात करें तो मुझे लगता है सपोर्ट बना हुआ रहेगा मई एंड तक, जहां पे हम 970 तक का लेवल मेंथा ऑयल में देख पाएंगे। अगले दर्शक है हमारे साथ भंवर सिंह राजपूत है। सोयाबीन का क्या ट्रेंड दिख रहा है, आगे भाव किधर जाते दिख रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में तो नरमी दिख रही है केडिया जी, घरेलू बाजार के हिसाब से ये पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है सोयाबीन का ट्रेंड? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस बार एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सप्लाई काफी अच्छी है, मस्टर्ड की भी क्रॉप अच्छी है, ग्लोबल मार्केट में भी तेल में जिस से अभी वॉलिटिलिटी और दबाव आ रहा है, पाम ऑयल में गिरावट है, उसका एक असर नेगेटिव सोयाबीन पे भी पड़ेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हमने एक रेंज देखा था पिछले कुछ दिनों में, 46-47 का बेस है, 51-52 का रेजिस्टेंट है, वही रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। सवाल सूर्यकांत जी का है, सेल और बाई सिल्वर पे क्या राय देंगे केडिया जी, क्या करें, खरीदे या बेचे? देखिए, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज शाम को जीडीपी के नंबर और कल पीसीई के नंबर आने वाले हैं। मुझे लगता है प्राइस $27 का एक सपोर्ट ले रहा है, जब तक 27 लेवल नहीं तोड़ता है तो 27-27.80 के बीच में ही ट्रेड रहेगा। जो डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि चांदी हायर साइड पे 81,500 का लेवल एक बार दिखा सकता है, वहां पे बिकवाली कीजिए। 80,000 का लेवल तोड़ने पे ही हम 78,500 तक का लेवल देखेंगे, तो उछाली पे बिकवाली कीजिए, जहाँ पे 81,500 एक अच्छा लेवल रहेगा। 82,200 के स्टॉप लॉस से। तो ये भी है चांदी को लेकर आपके लिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, आपने वक्त निकाला, मेरे दर्शकों को फटाफट से सवालों के जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।